जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 राजनीतिक चिंतन स्रोत के बारे में। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो राजनीतिक चिंतन के जो स्रोत हैं इसको हम कैसे कैसे राजनीतिक है इसको कैसे कैसे पढ़ सकते हैं, तो इसके स्रोत क्या क्या हैं। तो इसके मेनली दो स्रोत हैं, साहित्य स्रोत और पुरातात्विक। साहित्य जो हमारे जो किताबों में लिखे हुए हैं, पुरातात्विक जो मतलब खोद के निकाले हैं, हड़प्पा सभ्यता लाइक हो गया, तो रिसर्च की गई है ग्राउंड लेवल पे, उसके बारे में है। तो साहित्य स्रोत में हम पढ़ेंगे वैदिक साहित्य, बौद्धिक और जैन साहित्य के बारे में। विदेशी जो स्रोत हैं, विदेशी जो लेखक आए थे उन्होंने लिखा है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें मेनली हम पढ़ेंगे वैदिक साहित्य, पुराण, रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में, स्मृतियाँ हैं जो उनके बारे में, पंचलक्षण, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, नीति वाक्यामृत के बारे में पढ़ेंगे। जो बौद्ध और जैन साहित्य हैं और उनके बारे में पढ़ेंगे। पुरातात्विक स्रोत क्या क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। जो अभिलेख हमें प्राप्त हुए उनसे हमें क्या सीखने को मिला इसके बारे में मेनली बता देता हूँ आपको। भाषा का ज्ञान हुआ, साम्राज्य की सीमा के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, प्रांतीय व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, सैन्य व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, सिक्के इत्यादि के बारे में हम इस चैप्टर में कवर करेंगे इन सभी टॉपिक को। और चैप्टर नंबर 5 एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चैप्टर नंबर 1 और 5 इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगर इन दोनों चैप्टर को कवर कर लेते तो इकाई 1 आपकी आराम से क्लियर हो जाएगी। तो आइए देखते हैं राजनीतिक चिंतन के स्रोत के बारे में। इसको देखने से पहले इसका एक हम चार्ट देख लेते हैं। इस चार्ट को अगर आप समझ गए तो मतलब आप पूरे चैप्टर को समझ जाओगे। तो राजनीतिक चिंतन स्रोत है, इस स्रोत में हम देखेंगे इसका पूरा है, इसको दो भाग में बांटा गया है। कैसे कैसे इसको हम समझ सकते हैं। एक है इसका नंबर 1 साहित्य स्रोत के बारे में, साहित्य स्रोत। दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। साहित्य स्रोत के अंदर क्या क्या आते हैं, वैदिक साहित्य आएंगे, जैन व बौद्ध साहित्य आएंगे, विदेशी वृत्तांत आएंगे, विदेशी जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम। जो वैदिक साहित्य के इसके अंतर्गत वैदिक साहित्य है, इसके अंतर्गत क्या आएंगे, वेद, उपनिषद, धर्मसूत्र, स्मृतियाँ और महाकाव्य। फिर हम क्या पढ़ेंगे, बौद्ध और जैन साहित्य जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था। अगर इसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, अगर वो पिछले चैप्टर वाला अगर लिख दोगे तो इसमें आसानी से कवर हो जाएगा। विदेशी में क्या पढ़ोगे, यूनानी विचारक, चीनी यात्री और मुस्लिम इतिहासकार हैं, उनके विवरण को पढ़ना है। महाकाव्य में क्या देखेंगे हम, महाभारत, रामायण, पंचलक्षण, अर्थशास्त्र, नीति सार और क्या है, नीति वाक्यामृत। जो मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में ये कवर करेंगे, उन्हीं के बारे में। इस चार्ट को एक बार माइंड में छाप लीजिए कि बहुत ही आसान है। साहित्य में क्या है, 3 है, वैदिक साहित्य, बौद्ध, जैन और विदेशी वृत्तांत। इसमें क्या है, वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, उसमें वेद है, उपनिषद है, धर्मसूत्र है, स्मृतियाँ है, महाकाव्य है। बौद्ध जैन का हमने पिछले चैप्टर में कवर कर लिया। विदेशी में क्या है, यूनानी आए थे, चीनी यात्री आए थे और मुस्लिम इतिहासकार हैं। और महाकाव्य में हम पढ़ लेंगे अपने जो महापुराण है हमारे, महाभारत, रामायण, पंचलक्षण, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र और नीति वाक्यामृत। बहुत ही आसान है, इस चैप्टर को आसानी से पढ़ेंगे और समझेंगे। अगर आपने इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ लिया और देख लिया तो मैं 100% श्योरिटी से कह सकता हूँ एग्जाम में आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हैं। अगर आप, मेरी वीडियो 20 से 25 मिनट की होती है मैक्सिमम, अगर एक चैप्टर की, अगर उसमें जो मैं 2 या 3 क्वेश्चन मैक्सिमम देता हूँ उसमें 100% उससे कहीं अलग क्वेश्चन नहीं आने वाला। अगर वो कर लेंगे तो आपका 100% सक्सेस रेट होगा एग्जाम में। आप पास ही नहीं बल्कि अच्छे मार्क्स प्राप्त करोगे, ये मेरे से लिखवा के ले लो। तो इसमें हम चैप्टर में पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। वो क्या है, राजनीतिक चिंतन के स्रोत इकाई का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इसका परिचय देना है पहले हमें, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। देखते हैं, कई विदेशी विद्वान ने यह धारणा व्यक्त की थी कि प्राचीन भारतीय इतिहास का लेखन है उसमें किसी को रुचि नहीं थी, परंतु समय के साथ यह विचार पूरी तरह असत्य सिद्ध हुआ। तो मतलब पहले बोलते थे कि विदेशी विद्वान थे कि उनकी रुचि नहीं थी भारतीय इतिहास में, तो बाद में क्या है, धीरे धीरे इनकी रुचि बढ़ने लगी। वास्तव में भारतीय इतिहास से जुड़ी अवधारणा आधुनिक दृष्टिकोण से भिन्न थी। भारतीय साहित्य में आख्यान, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, वंशावली और विभिन्न सामाजिक, इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण अधिक प्रबल था। इसलिए दैनिक या भौतिक घटनाओं को स्वतंत्र रूप से दर्ज करने की प्रवृत्ति विकसित नहीं हुई, जिसे सामूहिक साहित्य दृष्टिकोण कहा गया था। तो इसमें क्या है कि पहले देखते थे दैनिक भौतिक घटना स्वतंत्र रूप से इसको दर्ज मतलब नहीं करते थे, हम नोट नहीं करते थे। भारतीयों में सबसे बड़ी कमी क्या रही है आज तक की, कहीं किसी चीज़ को क्या लिखा नहीं, किसी ने लिखा झूठ लिख दिया, लिखा
परंतु उसकी डेट नोट नहीं की। तो मतलब मैनेजमेंट की कमी थी, लेखन में हमारी कमी थी। आगे देखते हैं, राजनीतिक चिंतन के स्रोतों को समझने के लिए भारत के पास विश्व की विशालतम साहित्य परंपराओं में से एक उपलब्ध है, जो हमारी सांस्कृतिक निधि भी है। हालांकि आक्रमण और विनाश के कारण बहुत सा मूल्यवान साहित्य नष्ट हो गया। हमारे क्या भारत पे क्या है कि सोने की चिड़िया कही जाती थी, तो हमारे पास क्या खजाना बहुत था, सोना बहुत था, खनिज पदार्थ बहुत थे। तो इस प्रकार क्या है, जो अफगानी वगैरह है, ये ईरानी है, जो बार बार क्या कहते हैं देश पे आक्रमण करते रहते थे। तो इसके कारण जो विनाश हुआ है, उसके कारण क्या है, जो पुराना इतिहास है वो भी इसके साथ क्या है, नष्ट हो गया है। तो शिलालेख वगैरह तोड़ दिया करते थे, किसी दूसरे राजा का है, मतलब अपना इतिहास नष्ट कर दिया करते थे। जिससे क्या है, राजनीतिक विचार को समझने में कई कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई हैं। 7वीं शताब्दी में भारत में आए चीनी यात्री हवेन सांग ने लिखा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में एक अलग अधिकारी ऐसे कार्यों के लिए नियुक्त था जिसका काम शुभ अशुभ घटनाओं का लेखा जोखा तैयार करना था। तो जो चीनी यात्री था उसने क्या लिखा, 7वीं शताब्दी में आया था, तो उसने बताया कि जो राजनीतिक व्यवस्था में है ना, एक अधिकारी स्पेशल नियुक्त था जो डेली का न्यूज़ मान लो आप, उसको नोट करता था। इस प्रकार इतिहासकार कल्हण ने भी कहा था कि वही कवि सराहना का पात्र है जो राग द्वेष से ऊपर उठकर केवल सत्य को ही व्यक्त करे। इससे स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारतीय समाज में राजनीतिक इतिहास, पहले क्या था कि एक राजा का कवि होता था, वो क्या करता था, अपनी जान बचाने के लिए, अधिक पैसे कमाने के लिए बेवजह व्याख्यान करता रहता था, जो मतलब जिस बात का कोई तुक नहीं है वो बात बोलता रहता था। तो इसी पर एक व्यंग्य कसा है कि जो राग द्वेष से ऊपर उठकर केवल सत्य ही व्यक्त करे, उसी को अच्छा मतलब इतिहासकार माना जा सकता है, अच्छा कवि माना जा सकता है। तो प्राचीन भारतीय समाज में राजनीतिक इतिहास के प्रति न केवल रुचि थी बल्कि एक विकसित चेतना भी मौजूद थी। वे राजनीतिक घटनाओं को व्यापक सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य से देखते थे। अंत में यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक चिंतन की के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास प्रचुर और विविध स्रोत उपलब्ध हैं, जो प्राचीन भारतीय इतिहास बोध की विशिष्टता को दर्शाते हैं। तो राजनीतिक के बारे में जो हमारे पास प्रचुर स्रोत उपलब्ध है आज के दिन, जो हमारे इतिहास को दर्शाते हैं या बताते हैं। राजनीतिक चिंतन के स्रोत कौन कौन से हैं, स्पष्ट कीजिए। साहित्य, पुरातात्विक राजनीतिक स्रोतों का अंतर स्पष्ट कीजिए। ब्राह्मण, जैन, बौद्ध साहित्य स्रोतों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें क्या है, राजनीतिक चिंतन के स्रोतों के बारे में इसने पूछा है, क्लियरली हम देख सकते हैं। तो इसको देखने के लिए इस चार्ट को एक बार याद कर लीजिए, ध्यान से देख लीजिए कि भाई हाँ हमारा क्या क्या है राजनीतिक चिंतन के स्रोत, और इसको हम एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे मैंने लिखा है वैसे ही एग्जाम में लिख देना, परफेक्ट आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक जीवन को समझने के लिए हमें 2 प्रकार के स्रोत मिलते हैं। पहला मैंने बताया था साहित्य स्रोत, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। इन दोनों के माध्यम से उस समय की शासन व्यवस्था, प्रशासन, राज्य की प्रकृति, राजनीतिक विचारों का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। साहित्य स्रोतों के बारे में पढ़ते हैं। साहित्य परंपरा भारत के राजनीतिक इतिहास की सबसे व्यापक सामग्री प्रदान करती है। इनमें क्या है, वैदिक ग्रंथ है, उपनिषद है, ब्राह्मण है, महाकाव्य, पुराण, स्मृतियाँ, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र और बौद्ध जैन प्रमुख ग्रंथ हैं। तो साहित्य में ये प्रकार के हमारे पास प्रचुर सामग्री है जिसके बारे में भारतीय राजनीतिक इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। इनको आराम से पॉइंट टू पॉइंट याद कर सकते हैं। और इसमें आएगा पहला क्या है, वैदिक और उत्तर वैदिक साहित्य के बारे में। वेद, विशेषकर ऋग्वेद, अर्थवेद प्राचीन राजनीतिक परंपरा के लिए आरंभिक हमें क्या देते हैं, प्रमाण देते हैं। तो जो हमारे वेद है, वेदों से हमें क्या है, इनके राजनीति के बारे में ज्ञान मिलता है। सबसे पहले किससे मिलता है, ऋग्वेद और अर्थवेद से। तो इसमें क्या है, हमें क्या क्या जानने को मिलता है, राजा के चयन की प्रक्रिया मिलती है, राजा का अभिषेक कैसे होता है, सभा समिति तथा वैदिक जैसी जनसभाएं, जन संस्थाएं, राजतों की अवधारणा और प्रशासनिक भूमिकाएं क्या थी उसका उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथों में राजसत्ता, पदवियों, उत्तराधिकारी, राज्य के प्रकारों का विस्तृत वर्णन मिलता है। उपनिषदों में बृहदा, रणक, छांदोग्य उपनिषद राजनीतिक संस्थाओं व राजाओं का उल्लेख करते हैं। दूसरा है पुराण। पुराणों में क्या है, पुराण साहित्य, धर्म, दार्शनिक, वंशावलियों तथा सामाजिक राजनीतिक सूचनाओं का महत्वपूर्ण भंडार है। इसमें क्या है, सर्ग है, प्रतिसर्ग है, वंश है, मनवंतर है, वंशानुचरित है,
इसके 5 लक्षणों के माध्यम से राज्य, राजवंश, संस्थाएं, राजधर्म, राजतव के दैवी सिद्धांत की चर्चा होती है। अग्नि पुराण में सप्तांग राज्य 7 राज्यों का जिक्र है। शासक के गुण, कौटिल्य के समान राजनीतिक सिद्धांत भी मिलते हैं। रामायण अगला पढ़ेंगे हम रामायण के बारे में। रामायण में क्या है? रामायण आर्य समाज, राजनीतिक, अर्थनीति, प्रशासन की विकसित व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत करती है। तो रामायण में क्या क्या सीखने को मिलता है? राज्य की सीमाएं, राजवंशीय उत्तराधिकार, सम्राट चक्रवर्ती जैसे पदनाम, सब प्रकृति सिद्धांत, राजधर्म, प्रशासन व न्याय व्यवस्था, अंतर्राज्यीय कूटनीति और इनके उपाय इत्यादि मिलते हैं। जैसे विषयों का विस्तृत चित्र मिलता है। राम और दशरथ के शासन से राजनीतिक संगठन की परिपक्वता का अनुमान होता है। अगला पढ़ेंगे महाभारत से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है, क्या हमें ज्ञान मिलता है। यह एक विश्वकोशीय ग्रंथ है जिसमें राजधर्म, दंड नीति, आचार्य परंपरा तथा राज्य संचालन के विस्तृत सिद्धांत मिलते हैं। तो हम अगर रामायण और महाभारत का कंपैरिजन करें तो रामायण को हम एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में मानते हैं, परंतु उसमें राजनीतिक इतिहास के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी है कि कैसे इनकी संरचना थी, कैसे क्या था क्या नहीं था। परंतु महाभारत में क्या है कि इसका राजनीति का अधिक प्रकोप दिखाई देता है हमें। कहीं ना कहीं इसमें पूरे में राजनीति का दिखाया गया है, कैसे राजधर्म चलता है, दंड नीति कैसे है, परंपरा कैसे है, राज्य का संचालन कैसे करेंगे, अगला राजा कैसा बनेगा, इसके बारे में जानकारी मिलती है। शांति पर्व, उद्योग पर्व, सभा पर्व, अनुशासन पर्व, राजनीति संबंधी प्रमाणों से महाभारत भरपूर है। महाभारत राजशास्त्र, नीति शास्त्र और राज्य व्यवस्था के व्यवहारिक पक्ष को सामने लाता है। स्मृतियाँ, मनुस्मृति के बारे में आप भली भांति जानते ही होंगे, जो हमने चैप्टर 1 में देखी थी। मनु, याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति आदि स्मृतिकार थे। निर्दंड नीति, आदर्श शासक, राजा के कर्तव्य, मंत्री परिषद, कानून, सामाजिक व्यवस्था तथा न्याय प्रणाली का व्यवस्थित वर्णन किया है। मतलब किसी भी चीज़ में देख लो, महाभारत, रामायण, इसमें कोई ना कोई मतलब राजनीतिक विशेषता वो अपनी बताता है कि उनके बारे में क्या क्या, किसी के बारे में क्या क्या बताया गया है। ये ग्रंथ प्रशासन, विधिक संस्थाओं को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अगला पढ़ते हैं अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र राजनीति का सबसे व्यवहारिक व स्वतंत्र ग्रंथ माना जाता है। आज तक का इंडिया में जो प्राचीन भारत में देखे तो अर्थशास्त्र को जो कौटिल्य द्वारा रचित था, स्वतंत्र ग्रंथ था जिसमें प्योर पॉलिटिकल बेस था ये। राज्य की इसमें क्या क्या विषय शामिल है? राज्य के घटक, दंड नीति, राजकोष, राजस्व, कूटनीति, गुप्तचर व्यवस्था, युद्ध नीति। इसमें पिछले चैप्टरों में हमने इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है, वहाँ जाकर भी इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। जो इसी बुक के चैप्टर हैं को व्यवस्थित रूप से समझाया गया है, कामदकीय नीतिसार, शुक्र नीति, सोमदेव का नीतिवाक्यामृत भी प्रवृत्ति राजनीतिक परंपरा का आधार प्रदान करते हैं। जो कामदकीय का नीतिसार है, शुक्र नीति और सोमदेव का नीतिवाक्यामृत है, जो अनेक प्रकार की रचना है, उससे भी हम कुछ न कुछ राजनीतिक परंपरा सीखने को मिलती है। बौद्ध और जैन, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा ही है, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, फिर भी एक बार देख लेते हैं। बौद्ध का त्रिपिटक, जातक, विनय पिटक, दिग्निकाय, उस समय के गणराज्य राजाओं, प्रशासन, सामाजिक व्यवस्थाओं का उल्लेख मिलता है। जातक कथाएं न्याय व्यवस्था, आर्थिक जीवन, राजा की भूमिकाओं पर प्रकाश डालती है। जैन ग्रंथ के बारे में देखेंगे, जैसे उत्तर दैन सूत्र और जैन पुराण में राज्य की उत्पत्ति, जातियों का विकास, राजधर्म और प्रशासनिक ढांचों के संकेत मिलते हैं। जो पुरातात्विक स्रोत है उनके बारे में देखेंगे। साहित्य के बारे में हमने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है, ये ऊपर वाला था जो साहित्य स्रोत थे। अब आते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक सामग्री राजनीतिक जीवन के व्यवहारिक पक्ष को उजागर करती है। इसमें पहला अभिलेख मिलते थे, स्तंभलेख मिले, ताम्रपत्र मिले, सिक्के, अवशेष, नगर योजना, मूर्तिकला आदि का शामिल है। अभिलेखों से के बारे में बात करते हैं। यह सबसे प्रमाणिक ऐतिहासिक स्रोत माने जाते हैं। अशोक के शिलालेखों व स्तंभलेखों से क्या क्या हमें जानने को मिला? प्रशासन, न्याय, प्रांतीय शासन, दूत व्यवस्था, महामात्र प्रणाली, राजनीतिक विचार, साम्राज्य की रचना जैसी महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती है। इन शिलालेखों से स्पष्ट होता है कि मौर्य समाज एक विस्तृत व संगठित राजनीतिक ढांचा था। दूसरा आते हैं सिक्के। सिक्के से क्या है? वंश का पता लगा, कौन सा राजा था, क्या कौन सा वंश था, शासक क्या था, आर्थिक स्थिति कैसी थी उस समय की, व्यापार का रास्ता कौन सा था, व्यापार की चेन क्या थी, शासकीय प्रतीकों का पता लगा, जो राज्य के अधिकार थे उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जो पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं हमें, तो हमें क्या मिले?
नगर मिले, दुर्ग मिले, महल मिले, किलेबंदी, प्रशासनिक केंद्र मिला। राजनीतिक संस्थाओं और शासन क्षमता की व्यवहारिक झलक देते हैं। नगरों का विस्तृत होना उन्नत प्रशासन का संकेत माना जाता है। साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों में क्या क्या अंतर है वो देखते हैं। इसका आधार देखेंगे, साहित्यिक स्रोत देखेंगे, पुरातात्विक स्रोत देखेंगे, इसमें अंतर बता रहा है। प्रकृति क्या थी? लिखित कथनात्मक थी। भौतिक था। पुरातात्विक स्रोत क्या था? भौतिक है, वस्तुनिष्ठ, फिजिकली मिलता है हमें। साहित्यिक स्रोत क्या है? लेखन के रूप में है। जो आधार क्या माना गया? विश्वसनीयता, कभी कभी अतिशयोक्ति, इसमें कभी कभी बहुत ही ज़्यादा दिखा दिया, बढ़ा चढ़ाकर। राजा कवि होते थे, राजा के जो, वो बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त करते थे। पर ये क्या है? पुरातात्विक स्रोत हमें प्रमाणिक रूप प्रदान करते हैं। अब अगला विषय देखते हैं, सिद्धांत, विचार, धार्मिक, सामाजिक विश्लेषण के बारे में, ये विषय के बारे में डिस्क्राइब करता है। ये क्या करता है? प्रशासन क्या थी, अर्थव्यवस्था क्या थी, वास्तविक संरचना कैसी थी राज्य की, वो बताता है। तो इसके बारे में उदाहरण देते हैं, जो क्या है, वेद, पुराण, महाभारत और अर्थशास्त्र। ये क्या है? हमारे साहित्यिक स्रोत हैं। तो शिलालेख, सिक्के और जो खुदाई में नगर मिले, वो क्या है? पुरातात्विक स्रोत है। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? भारतीय राजनीतिक चिंतन का विकास साहित्य परंपराओं और पुरातात्विक प्रमाणों के संयुक्त अध्ययन से समझा जा सकता है कि साहित्य ग्रंथ विचार और सिद्धांत प्रदान करते हैं, जबकि पुरातात्विक स्रोत उनकी वास्तविकता और व्यवहारिकता को पुष्टिकरण करते हैं। तो इस प्रकार इस चैप्टर में हमने आराम से समझ सकते हैं कि जो राजनीतिक चिंतन के जो स्रोत है, आराम से इसको डिस्क्राइब करके समझा, इन पॉइंट बताया। इनके बारे में आप 2-2, 4-4 लाइन लिख देंगे तो भी आपका आंसर आराम से 20 नंबर का आप क्वेश्चन बना सकते हैं इस क्वेश्चन को देखकर। और ये अगर ये सेम क्वेश्चन लिख देंगे तो भी आपको 20 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। आप पॉइंट टू पॉइंट बात की गई है। तो इस प्रकार आप एक बार वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर समझ में नहीं आता तो दोबारा इसको वीडियो को स्लो डाउन करके एक बार क्वेश्चन की रीडिंग कर लीजिए और मेन पॉइंट नोट डाउन करके एग्जाम में लिख दीजिएगा। आपको पास होने से और अच्छे नंबर प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। मिलते हैं अगले चैप्टर नंबर 6 के साथ। जय हिंद, जय भारत।